ईरान को धमकी दी गई है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद किया तो फिर भीषण हमला करेंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान पर 20 गुना ताकत से हमला करेंगे, ईरान में तबाही देखने को मिलेगी। तो ये ट्रंप की ओर से दावा किया गया है कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होता है तो फिर हम ईरान पर और ज्यादा कड़ी कार्रवाई करेंगे और तेज हमला करेंगे। आप सोचिए, स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए कि पहले से ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद करने का ऐलान ईरान की ओर से किया जा चुका है, लेकिन इस बीच हमने आपको यह भी दिखाया और बताया कि अभी भी ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश की जाती है तो फिर इसका खामियाजा ईरान को बुरी तरह भुगतना होगा। एक बार फिर से मेहमानों का हम रुख करेंगे। एक बार फिर मेजर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, हमने ये स्थिति देखी वेनेजुएला में भी, उसके बाद ग्रीनलैंड को धमकाने की कोशिश की गई। हम देखते हैं कि कई बार पाकिस्तान को तो अपने बेड़े में लेने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन अब ये ईरान पर आ चुके हैं। सर, आखिर ये सिलसिला कहां जाकर थमेगा? सुरभि, देखिए, ईरान के बारे में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ना तो वो वेनेजुएला है, ना ही वो इराक है, ना ही अफगानिस्तान है और ना ही वियतनाम है। ईरान के पास में लड़ने की बहुत बड़ी क्षमता है। उनके पास में उनकी एयरफोर्स को आप दरकिनार कर दीजिए, उनकी नेवी को दरकिनार कर दीजिए, लेकिन जो उनकी अंदरूनी सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ है, इसको हम समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए हमको। और जो उनके पास में जो मिसाइल का भंडार है, देखिए आप किस अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि पहले हम अपने ड्रोन्स फायर करेंगे, फिर छोटे रेंज की मिसाइल फायर करेंगे, फिर मीडियम रेंज की मिसाइल फायर करेंगे। तब तक जो ये अमेरिका के और इजराइल के जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, जो इनके हजारों डॉलर के मिसाइल हैं अगेंस्ट कोई $200 या $40 का एक ड्रोन, उसकी अगेंस्ट हजारों डॉलर के जो ये पेट्रियट मिसाइल है, इनके पास अब मिसाइल का ठट्ठन गोपाल हो गया है, खत्म हो गए इनके पास में, और इनको रिप्लेनिशमेंट अब कर नहीं पा रहे, क्योंकि जितने मिकदार में इनको इस्तेमाल कर रहे हैं मिसाइल्स को, उतने मिकदार में इनका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। 6 से 8 मिसाइल एक दिन में बनाती है जो इनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं क्या। सर, तो ये तो अमेरिका को पहले ही समझना चाहिए ना कि जो गलती उसने अफगानिस्तान, इराक के दौरान पे की थी, वियतनाम के दौरान पे की थी, वो ईरान के साथ वो करने की गलती ना करे, क्योंकि ईरान की जमीन को वैसे भी बहुत आसान नहीं माना जाता है। सर, लॉटरी में आपके पास, आपके इसी जवाब से मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। अबू धाबी में एक बार फिर से ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आई है। आपातकालीन सेवाओं को मौके पर फिलहाल भेजा गया है। अबू धाबी में एक बार फिर ड्रोन अटैक किया गया है, और ये ड्रोन अटैक की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जगह जगह पर लगातार अभी भी हमले हो रहे हैं, और ड्रोन अटैक से इंडस्ट्रियल एरिया में भी तबाही का मंजर देखने को मिला है। एक बार फिर से अब मैं जैनी सर का ही रुख कर रही हूँ। सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं अगले मेहमान का रुख करूंगी। कह रहा था सुरभि कि जो इनका एक्सपेंडिचर हो रहा है पेट्रियट मिसाइल्स का, वो रिप्लेनिशमेंट उस स्केल पे नहीं कर पा रहे। अब ईरान का जो है बोलबाला है, आप देखेंगे कि उन्होंने लेबनान से अपने हिजबुल्लाह को छोड़ दिया, अब इजराइल के अंदर में हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, और इन्होंने जो है अमेरिका के अंदर भी अब आप देखेंगे कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में अनबन और ज्यादा शुरू हो रही है। रिपब्लिकन में जो मागा बेस था और नॉन मागा बेस था, या उतना प्रो ट्रंप नहीं था, उनमें भी आपस में वाद विवाद शुरू हो गया कि भैया ये कर क्या रहे हो आप, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल एम था रिजीम चेंज का, आप रिजीम चेंज नहीं कर पाए। आप न्यूक्लियर उनका डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। आपने यही बात 12 दिन जून 25 में बोली थी, जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी इजराइल के साथ में। तो सुरभि, इन्होंने क्या बोला था कि हमने इनका न्यूक्लियर खत्म कर दिया है पूरा। अरे भैया, फिर कहां से पैदा हो गया? अभी क्या खत्म करने के लिए आप आ गए हो? और इन्होंने ईरान वालों ने अपना फोर्दो में, लोहांस में, ये पहाड़ी इलाकों में, गहरे सुरंगों में अपना न्यूक्लियर बना रहा है। इनके पास में हजारों किलोग्राम यूरेनियम है, और 450 केजी तो एनरिच्ड यूरेनियम है। इन्होंने कहा वो यूरेनियम छुपा दिया होगा, या तो पहाड़ों में छुपा दिया होगा, या रशिया में भेज दिया होगा, या चाइना में भेज दिया होगा। ये इनको नहीं मिलेगा। इराक में भी ये गए थे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढने के लिए, आज तक नहीं मिले इनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन।
तो ये इनकी जो हेजेमोनिस्टिक डिजाइन है, ये बड़बोलापन जो है, ऊपर से चढ़ चढ़ के हवा करके और ये दिखाना कीजिए हम ही एक सुपर पावर है और बाकी हम कोई सांस नहीं, जैसा कि गैबी मैडम बोल रही थी कि सांस लेने के लिए भी उनसे कोई लिखित में परमिशन लेनी पड़ेगी। ये इनकी फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ी गलती, क्योंकि अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रह गया है सुरभि, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, अब इंटरएक्टिव वर्ल्ड है, अब मल्टी अलायंसेज है। आप देखेंगे कि खाड़ी के जितने भी देश हैं, ये कोई इंडिपेंडेंट, इनकी अपनी फौज नहीं, इनकी अपनी कोई डिफेंस नहीं, ये सारे के सारे यूएस के अम्ब्रेला के नीचे आते हैं, तो ये अलायंसेस पे काम करते हैं। अब इन विचारों ने, आप जॉर्डन ले लो, बहरीन ले लो, यूएई ले लो, कतार ले लो, ओमान ले लो, इन्होंने क्या जुल्म किया भाई? ये क्यों ये कह रहे हैं जी हम तो इस लड़ाई में ना आना चाहते थे और ना इस लड़ाई के बारे में हमसे पूछा गया, लेकिन हम तरस रहे हैं, हम परस रहे हैं। और अभी एक और बात है बहुत जरूरी, अभी तक तो इन्होंने खाली उनके सर्विलियंस डिवाइसेस और यूएस बेसिस पे अटैक किया है सुरभि। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, इस पूरे खाड़ी इलाके में पीने का पानी बहुत बड़ी दिक्कत है। ज्यादातर पानी 60% पानी, मैं आपको परसेंटेज दे सकता हूँ कंट्री वाइज, 60 to 80% पानी जो समुद्र का पानी है उसको डीसैलिनेट करके उसमें से नमक निकाल के वो पानी इस्तेमाल होता है। ये मुझे उम्मीद है कि ईरान वाले ये बात मेरी नहीं सुन रहे होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ये पानी के प्लांट्स पे, डीसैलिनेशन प्लांट्स पे अटैक कर दिया तो टोटल तबाही हो जाएगी। मैं ये देखता हूँ कोई 6 महीने की बात कर रहा है, कोई 8 महीने की, कोई ठीक है लॉर्ड ट्रूई सर, मैं देखता हूँ कि ज्यादा नहीं चलेगी सुरभि ये लड़ाई, ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन और चलेगी, उसके बाद वे ये टॉक्स पे आ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का ना तो कोई एंड गेम है, ना कोई क्लोजर है, ना ही कोई पॉलिटिकल एम है, ना ही वो अचीव कर पाएंगे। और ईरान वाले चाहते कि ये और यही कहा जाता है कि जब तक युद्ध की दिशा तय नहीं होती है तब तक उसका आउटकम भी नहीं निकल पाता है। मैं लौटूंगी आप सभी के पास, क्योंकि पॉलिटिकल एम से ही सुरभि मिलिट्री एम निकलता है, और मिलिट्री एम से ही मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स और मिलिट्री टारगेट्स निकलते हैं। सर एक बड़ी खबर है इस बीच, पॉलिटिकल एम ही नहीं है जी, तो कहां जाएंगे ये? सर एक बड़ी खबर बता देते पहले कि तेहरान में इजरायली सेना का ये बड़ा हमला देखने को मिला है। आईआरजीसी के रिसर्च कॉम्प्लेक्स को इस बार निशाना बनाने का काम किया गया है। अंडरग्राउंड हथियार रिसर्च कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ है। ईरान के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास इजरायल की ओर से किया गया है। अंडरग्राउंड हथियार रिसर्च कॉम्प्लेक्स पर यह हमला हुआ है। तो फिलहाल लगातार ऐसी खबरें, लगातार ऐसे अपडेट सामने आ रही है कि अभी भी हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से पलटवार भी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ना तो सिविलियन इलाकों को बख्शा जा रहा है, ना ही उन जगहों को बख्शा जा रहा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण किसी भी देश के लिए हो सकता है, चाहे वो ऑयल डिपोज हो, चाहे पावर सप्लाई जहां से हो रही है वहां अटैक करने की बात हो, या हथियारों की रिसर्च सेंटर्स पर हो। तो फिलहाल एक बार फिर मेहमानों का हम रुख करेंगे। मैं सुरेश सर आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी। सर ये जरूरी हो जाता है ये जानना कि डिप्लोमेसी आखिर किस तरीके से काम करे, क्योंकि रूस और चाइना सब समर्थन बयानों के जरिए तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक भी वो इस वॉर फ्रंट का हिस्सा खुले तौर पर क्यों नहीं हो पाए हैं, वो इस जंग की आग में अभी तक क्यों नहीं कूदे हैं? क्या इसके पीछे भी कोई उनकी भी अपनी रणनीति है? देखिए सुरभि, मैं यही कहूंगा कि किसी भी युद्ध में या डिप्लोमेसी में इट्स लाइक एन आइसबर्ग जी, कि हम खाली ऊपर का 10% देखते हैं, जो 90% अंदर है वो हमको दिखता भी नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आप कह रही हैं कि ये रशिया और चाइना ये बोल तो रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन युद्ध का हिस्सा नहीं है, हमें क्या मालूम? आपको क्या मालूम कि कितनी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है? अभी तरह तरह की रिपोर्ट आ रही है कि चाइना का एक शिप है लियाओवांग, वो बराबर लगातार जो इंफॉर्मेशन है अबाउट द यूएस शिपिंग चाहे ईरान को दे रहा है। खबरें आ रही है कि रशिया अपने सैटेलाइट्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है वो शेयर कर रहा है ईरान के। तीन जो उन्होंने लगाई है लिटरली $1 बिलियन सिर्फ यूएस को पड़ रही है पर डे। मैं अभी सऊदी वगैरह जिनके इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं मैं उनकी बात कर नहीं रही हूँ, मैं इकोनॉमिक लॉसेस की बात नहीं कर रही हूँ। जो आपको कतर ने फोर्स मजोरे लगाया जिसकी वजह से वो अपना LNG बंद कर दिया है, उससे उसको कितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। सिर्फ यूएसए और इजराइल को $1 मैम, लेकिन अमेरिका ये क्यों नहीं समझ पा रहा
रहा है कि एक वो समय भी था जब 1970 के दशक में वहां ईरान में वो क्रांति छिड़ी थी और उसके बाद से 1980 का दशक आते आते वहां सत्ता परिवर्तन हो गया था इसी आधार पर, क्योंकि वहां पर अमेरिका जो चाहता था वो हो नहीं पाया। क्या उस इतिहास से भी, उस भूल से भी अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने कोई सीख नहीं ली है क्या? नहीं, क्योंकि वो ना इससे एक पिछले वाली और एक पड़ाव पे पीछे गए हुए। वो 1953 का ऑपरेशन एजैक्स को इस बार का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी समझ के चला रहे हैं। ऑपरेशन एजैक्स 5 दिन में उन्होंने वहां पे सत्ता परिवर्तन किया था। उन्होंने वहां की डेमोक्रेटिक लीडर जो थे उनको हटाया था, क्योंकि वो ऑयल रिजर्व्स को नेशनलाइज कर रहे थे, जो रशिया और यूके ने कंट्रोल किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान घुस के ईरान के अंदर उनके ऑयल रिफाइनरीज को कंट्रोल करने की कोशिश करी थी नाजी फोर्सेस से बचाने के लिए। तो वो जब 1950s के अंदर जो है वहां के, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने हाँ, तो उन्होंने बोला था कि इनको हम नेशनलाइज करेंगे, ये ऑयल ईरान का, ये ईरान के लोगों को बेनिफिट देना चाहिए। तब उन्होंने ऑपरेशन एजैक्स किया था, 5 दिन के अंदर सत्ता परिवर्तन किया था और वहां पे ये जो है रेजा पहलवी उनको लाके दोबारा बिठाया था। और इसीलिए रेजा पहलवी को ईरान के ज्यादातर लोग पपेट गवर्नमेंट माना करते थे और उनके दौरान हुई जितनी भी करप्शन वगैरह हो रही थी वो मानते थे ये यूएस और यूके के हाथों द्वारा शोषण किया जा रहा है ईरान के अंदर। और उन्होंने, ये मैं मानती हूँ कि उन्होंने इक्वालिटी दी, हिजाब हटा दिया। इनफैक्ट उन्होंने जितना हार्डलाइनर इस्लामिज्म के बारे में हम ईरान के बारे में सुनते वो इसके कंप्लीटली ऑपोजिट थे, लेकिन उन्होंने लिटरली गिफ्ट कर दिया था, क्योंकि एक जगह बच गई थी लोगों को अपनी मन की बात रखने की थी और वो थी मस्जिदों के अंदर। और इस तरह से उन्होंने एक तरह से गिफ्ट कर दी थी ये 1979 की रेवोल्यूशन। तो आज जो ये खड़ा है ना, ये इस्लामिक मुल्क जिसका अभी इनको वॉर के थ्रू सामना करना पड़ रहा है, ये एक तरह से उनके ही CIA और MI6 के जो कोवर्ट ऑपरेशन 1953 का था उसी का ये ब्लोबैक है। उन्हीं के कर्मों का ये फल भुगत रहे हैं। उन्होंने एक डेमोक्रेटिकली, उस समय इतना हार्डलाइनर नहीं था 1950s के अंदर ईरान, इतना फंडामेंटलिस्ट नहीं था, दे हैड देयर ओन रिलीजियस आइडेंटिटी, वो अपना रिलीजन अपनी तरह से फॉलो करते थे, पर ये वर्जन नहीं था जो आज जिसके अंदर आपकी बसीज फोर्स भी है, IRGC भी है, आपकी मॉरल पुलिसिंग भी है, ये वाला वर्जन नहीं चलता था ईरान के अंदर। तो ये उन्होंने खुद का कर्म किया है, उसी का फल भोग रहे हैं। और इनको लगता था कि 5 दिन जैसे उस समय में उन्होंने रजीम चेंज किया था और ऑयल रिसोर्सेज को वापस कंट्रोल में ले लिया था, उन्होंने सोचा ये भी अब 5-10 दिन के अंदर हम करके कंट्रोल कर लेंगे। ये उस गलत मेंटालिटी का आउटपुट है, ये इसीलिए गलत लॉटरी। मैम आपके पास इस बीच ये भी बड़ी खबर है कि ईरान सुरक्षा परिषद के सचिव का बड़ा बयान सामने आया होर्मुज स्ट्रेट को लेकर के। अली लारिजानी की ओर से कहा गया है कि शांति रही तो ये समृद्धि का रास्ता होगा, युद्ध चाहने वालों के लिए ये हार का रास्ता होगा। और इस बात की जानकारी खुद साझा की है अली लारिजानी ने। तो फिलहाल देखिए, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर के एक बड़ा बयान ईरान की ओर से दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर शांति रही तो फिर इस रास्ते को खोला जा सकेगा, इस पर विचार विमर्श दोबारा से हो सकेगा। शांति रही तो समृद्धि का रास्ता खुल जाएगा, युद्ध चाहने वालों के लिए यह हार का रास्ता साबित होगा। अब इस पर मैं अब्बास जी का रुख करना चाहूंगी। अहमद अब्बास जी, अब सवाल यही उठता है कि जब ऐसे स्टेटमेंट सामने आ जाए कि अगर शांति रही तो समृद्धि का रास्ता खुलेगा, लेकिन जो लोग युद्ध चाहते हैं उनके लिए तबाही का रास्ता होगा, ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट को लेकर के ये संघर्ष अभी क्या आने वाले कुछ दिनों तक और बरकरार रहेगा? और इसका इकोनॉमिक इफेक्ट भी हम देख रहे हैं, ऑयल क्राइसिस भी हम देख रहे हैं कई देशों में हो रहा है, लेकिन जो अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि जो आप लोगों ने मांगे रखी है वो अमेरिका इतनी आसानी से मान जाएगा? एक्चुअली अमेरिका नहीं मानेगा, लेकिन अमेरिका को मानने पर मजबूर इस तरह से ईरान करना चाह रहा है कि जो रीजनल मुल्क है उनको ये समझाने की कोशिश है कि देखिए जो इस वक्त प्रॉब्लम पैदा हुई है वो अमेरिका की वजह से पैदा हुई है। अमेरिका इस इलाके में मौजूद है, बेसेस उसकी हैं और उसकी वजह से कहीं भी वो अटैक कर देता है, कभी कभी, यानी बहुत सारे घटनाएं एक के बाद एक देखी जा सकती हैं। तो यही समझाना चाह रहा है कि हम जो इलाके में, इस रीजन में हम अलग अलग मुल्क हैं, आपस में मिलकर सिक्योरिटी के मामले को हम सेट कर सकते हैं, तय कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। और ये बाहर से जो अमेरिका आके बैठ गया, हमें इससे किसी तरह से निजात देना है। एग्जैक्टली अमेरिका ये ईरान समझाना ही चाह रहा है कि प्रॉब्लम की जो जड़ है वो अमेरिका है। एक बार आप इससे किनारा लीजिए, इसी की वजह से, इसी के बेसिस की वजह से इन मुल्कों के अंदर आज ईरान के हमले हो रहे हैं। अगर इसको हटाया जाए तो ये ट्रेड आराम से होगी, यही इसी होर्मुज स्ट्रेट से होगी। और एक चीज मैं और बताऊं, ईरान इसी चीज को, मैसेज को बाकी रखने के लिए
जो बाबुल मंदब स्ट्रेट है ईरान के लिए, उसको बंद करना भी इजीली इतना ही आसान है जैसा उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद किया, क्योंकि वहां पर अंसारुल्लाह यमनी फोर्सेस हैं जो ईरान के अलाइज, उसको भी खुला रखा है, ईरान ने अभी बंद नहीं किया है। तो मैसेज ये इलाके के मुल्कों के लिए ये है कि आप इस मुश्किल को हल कीजिए। ये जो सिक्योरिटी का मसला है इसको किसी तरह से इसे हल करना है, और अमेरिका को यहाँ पे ये ईरान का लंबा और एक बड़ा गोल है जिसे अचीव करना चाह रहा है कि इस बार अमेरिका से पहले तो डील चाह रहा था, नहीं हो पाई, जंग हो गई। अब ये ईरान के अंदर जो मेंटालिटी है वो ये कि हमें अब इस मामले को एक लॉन्ग टर्म के लिए हल कर लेना है, वरना ये जंग किसी तरह से हर 6 महीने 8 महीने 1 साल पे जो है दोबारा शुरू हो जाया करेगी। तो रीजनल मुल्कों को ये समझाना है कि भाई आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आपके जो इंटरेस्ट हैं वो हमारे इंटरेस्ट हैं, मिलकर ही ट्रेड कर सकते हैं, अलग से एक कोई मुल्क नहीं कर सकता है। लेकिन ये हमें भी समझना है, ये आपको भी समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इलाके के मुल्कों की ये समझ में आना शुरू भी हो गया है, इसलिए कि देखिए अगर आप इन मुल्कों की बात करें तो जो यहाँ पर पब्लिक है उसका ओपिनियन कुछ और है अमेरिका को लेकर, इजराइल को लेकर, और जो गवर्नमेंट है उनका ओपिनियन कुछ और है, वो कुछ अलग तरह से सोचते हैं। क्योंकि ये सेटअप इस तरह का है कि वो पब्लिक की राय बहुत ज्यादा वहाँ पर असर नहीं कर पाती, उसका नतीजा हम अहमद जी, क्या 1980 से 82 के दशक के समय में जिस तरीके की क्रांति के दौरान कुछ लोगों को बंधक बनाया गया था जो कि अमेरिकी थे, और अमेरिका की ओर से एक